हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम 13 से लेके 15 ऑफ नवंबर की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। अभी लॉन्ग वीकेंड हो गया। अभी दिवाली के कारण हमारे जो करंट अफेयर्स के सेशन थे वो कंटिन्यू हो नहीं पाए, तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेंदी हो सकता है। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ न्यूज़ को मैं कल के लिए शिफ्ट कर दूँ, तो मैंने कल के लिए भी कुछ न्यूज़ को शिफ्ट किया है। लेकिन मैक्सिमम करंट अफेयर्स को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि अब दिवाली के वेकेशन से लौटे नहीं हैं, तो उनको आप इस लिंक को शेयर कर दें और उनको बोलें कि वापस से अपने करंट अफेयर्स और अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा है। हार्डली आपके पास 5 to 6 मंथ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपको भी पता है एसएससी का कैलेंडर आते ही एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे आपके एसएससी के। और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं जो कि 13 से लेकर 15 ऑफ नवंबर के बीच में सेलिब्रेट किए गए हैं। तो सबसे पहले है हमारा 15 ऑफ नवंबर, मतलब आज के दिन। आज के दिन झारखंड राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, तो झारखंड फाउंडेशन डे या फिर झारखंड स्टेटहुड डे आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 15 ऑफ नवंबर। झारखंड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? द लैंड ऑफ फॉरेस्ट होता है। बिहार से सेपरेट होकर झारखंड राज्य का फॉर्मेशन 15 ऑफ नवंबर 2000 में हुआ था। एंड 15 ऑफ नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है भगवान बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा जयंती या जनजाति गौरव दिवस भी हम 15 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 15 ऑफ नवंबर 1875 में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड का एरिया है, वहाँ पर मुंडा ट्राइब में जन्म होता है बिरसा मुंडा का। इन्हें धरती आबा के नाम से या फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को के अगेंस्ट जो ब्रिटिश के रूल्स थे उनके लिए इन्होंने कैंपेन रन किया था। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी प्रेशराइज भी किया था कि एक लॉ पास किया जाए फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स। तो जो जंगलों में आदिवासी समुदाय रहता है और उनके पास भी फॉरेस्ट के या मतलब लैंड राइट हो, उसके लिए लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए। तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का काम भी धरती आबा या फिर बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। हालांकि इनके प्रयासों के बाद फाइनली फॉरेस्ट लॉ पास भी किया गया था, लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल के लिए एक्ट पास भी किया गया था। लेकिन 3 मार्च 1900 में 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर लिया गया था बाय द ब्रिटिश पुलिस, और उसके बाद जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली बिरसा मुंडा जी की जयंती है और झारखंड स्टेटहुड डे या झारखंड राज्य का फॉर्मेशन डे आज के दिन है। नेक्स्ट बात करेंगे 14 ऑफ नवंबर। तो 14 ऑफ नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि हमारी कंट्री के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी दिन हम चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम बाल दिवस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, हर साल 14 नवंबर को हम बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि चाचा नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। क्योंकि चाचा नेहरू जी का जो विज़न था वो ये था कि फ्यूचर जो है कंट्री का वो यूथ है, बच्चे हैं। अगर बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो उसके कारण हमारा कंट्री जो है वो डेवलप होगा। तो मतलब जो फ्यूचर है कंट्री के वो कौन है? यूथ है। इसलिए इन्होंने 1955 में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की स्थापना भी की थी। पहली बार हमने चिल्ड्रंस डे को 1964 में सेलिब्रेट किया था। अब चिल्ड्रंस डे हो गया, बच्चों को टॉफ़ी भी पसंद हो गई। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे है। सो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी हम 14 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। ये इसकी थीम थी। बेसिकली बेंटिक एंड बेस्ट दो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन लोगों ने डिस्कवर किया था इंसुलिन को। ठीक है, इंसुलिन आप सभी को पता है। सो इंसुलिन की जो डिस्कवरर है वो बेंटिक एंड वेस्ट है, सर फेडरिक बेंटिक एंड द हार्वर्ड वेस्ट। इन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था क्या? इंसुलिन को। तो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को 14 ऑफ नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन 2006 में मिला था, लेकिन इनिशिएशन इसका 1991 में WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। डन। नेक्स्ट बात करते हैं 12 ऑफ नवंबर, जिस दिन दिवाली थी।
तो दिवाली वाला जो दिन था उस दिन हमने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी सेलिब्रेट किया 12 नवंबर को। क्यों इस दिन क्या खास था? तो देखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी संख्या में लोग माइग्रेट होकर आए थे। तो जो रिफ्यूजीज़ थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे, उनका जो टेम्परेरी सेटलमेंट था वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में था। अब वहाँ पे खुद महात्मा गांधी जी जा नहीं पाए, इसलिए वो ऑल इंडिया रेडियो जो दिल्ली है वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उन रिफ्यूजीज़ को एड्रेस करने का काम किया था महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी का जो दिल्ली विजिट था ऑल इंडिया रेडियो को 1947, उसी दिन को याद करते हुए 12 नवंबर 1947 को जब वो गए थे ऑल इंडिया रेडियो लोगों को एड्रेस करने के लिए, उसी दिन को हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 2001 में इस दिन की शुरुआत हुई थी, 2001 में। डन इतनी चीज़ें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अंत में बात करते हैं हम यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच अवेलेबल है फॉर जीए जनरल अवेयरनेस के लिए। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके मिल जाएंगे और पीवाईक्यू के वीडियो भी होंगे। पीडीएफ को भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और जो डाउट सेशन है वो जनवरी से लाइव आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आप कंप्लीट कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अब हम दिवाली की कुछ और न्यूज़ के साथ। तो हमने तो अपने घरों में दिवाली सेलिब्रेट की। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिवाली का सेलिब्रेशन कहाँ पर किया, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू सेलिब्रेट दिवाली विथ सोल्जर्स। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 से, तब से वो हर साल हमारे जो बॉर्डर एरिया के सोल्जर्स है या बॉर्डर एरिया के जो भी हमारे पॉइंट्स है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर दिवाली का सेलिब्रेशन करते हैं। तो इस साल भी वैसा ही किया गया और दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट लेप्चा टू सेलिब्रेट दिवाली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में गए दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए। सिक्योरिटी जो पर्सनल्स है, सिक्योरिटी जो कर्मचारी हैं, उनके साथ दिवाली का सेलिब्रेशन किया और इन्होंने जो सोल्जर्स की यूनिफॉर्म थी वो भी पहनी। 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे सोल्जर्स के साथ। 2014 में सियाचिन के जो सोल्जर्स हैं या सियाचिन के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट की थी और लास्ट ईयर जो है वो कारगिल के सोल्जर्स के साथ, और इस साल कहाँ गए हैं? लेप्चा हिमाचल प्रदेश गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब दिवाली हमने सेलिब्रेट की, अपने घरों में भी दीपक जलाए और अयोध्या नगरी जो भगवान राम की नगरी है वहां पर भी दीपक जलाए गए, दिया जलाए गए और 22 लाख से ज़्यादा, 22 लाख से ज़्यादा जो है वो दीप जलाए गए और ये पूरा जो कार्यक्रम था वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, मोदी जी के हाथ में है। क्योंकि जो दीपोत्सव कार्यक्रम होता है, जो अयोध्या में हम दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं दिवाली के दिन, इस कार्यक्रम की शुरुआत भी जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही की गई थी। और इस साल ये कौन सा एडिशन था आप देख सकते हैं, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। ये 7th एडिशन है, 7th एडिशन है दीपोत्सव का। कौन सा एडिशन है? 7वां संस्करण है। तो 22 लाख से ज़्यादा दिए को सरयू रिवर के किनारे, बैंक ऑफ द सरयू रिवर, क्योंकि अयोध्या जो नगरी है वो सरयू रिवर के किनारे सिचुएटेड है, तो सरयू रिवर के किनारे अयोध्या में 7th एडिशन का दीपोत्सव सेलिब्रेट किया गया और काफ़ी सारे दियों को, यहाँ पे लैंप को जो है वो लाइट किया गया। ठीक है, इसलिए पूरा जो कार्यक्रम था इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया और ये अचीवमेंट एक सर्टिफिकेट के साथ आया है हमारे पास। और सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने इस दीपोत्सव की शुरुआत 2017 में की थी, उन्होंने सर्टिफिकेट को रिसीव करने का काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड में ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बन जाएगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लीगल लॉ की तरह इंट्रोड्यूस करने वाला है। इनके कैबिनेट के द्वारा जो असेंबली है उसमें बिल को रखा जाना है आने वाले समय में। मतलब अभी दिवाली हो चुकी है, अब जो ये सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें असेंबली में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना है। तो आप लोग कहेंगे नहीं मैडम, हमको तो पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में मेंशन है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आपका अप्लाई करने वाला पहला जो है वो गोवा है। बिल्कुल सही, आप लोग ने पढ़ा है, बिल्कुल सही जानकारी आपको है। लेकिन गोवा ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था उस समय गोवा स्टेट नहीं था,
1961 की एक घटना है, ठीक है। 1961 में ये हुआ था, लेकिन उसके बाद वो पहले यूटी बना, फिर उसके बाद वो स्टेट बना, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एज अ स्टेट, पूरा का पूरा एज अ स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला स्टेट बनने जा रहा है वो उत्तराखंड है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो उत्तराखंड टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। अभी एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है विधानसभा का उत्तराखंड में, और वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बिल को लाया जाएगा और उसको पास किया जाएगा, उसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर द आर्टिकल 44 आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं उनके साथ किसी भी जेंडर को लेके, सेक्स को लेके, उनके रिलीजन को लेके कोई भी मतभेद या भेदभाव नहीं किए जाएंगे। सबके लिए समान कानून होते हैं, चाहे वो आपके मैरिज एक्ट हो, चाहे वो एडॉप्शन एक्ट हो, या फिर आपके डिवोर्स के एक्ट हो। सारे सभी धर्मों के लिए वो कानून क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसा होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई है, ये कहानी थोड़ी पुरानी है। अगर आप देखेंगे तो 27 मई को 2022 में उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी, एक एक्सपर्ट पैनल तैयार किया गया था, और उस एक्सपर्ट पैनल को लीड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट की जज, ये जस्टिस जिनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, वो इसको लीड कर रही थी। और उन्होंने जो पूरा एक रिपोर्ट तैयार की है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर की है, और इसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए हैं, जैसे कि मैरिज की जो एज है वो 18 साल ही होनी चाहिए सभी के लिए। इसके अलावा जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें डॉटर्स के लिए भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, और जो लिव इन रिलेशनशिप है उनको रजिस्टर होना चाहिए। तो ऐसी कुछ रिकमेंडेशन पेश हुई हैं। जब पूरा बिल पास हो जाएगा, पूरी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। तो आपको याद करना है, उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बनने जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे गोवा, तो गोवा ने जो है सिविल कोड अडॉप्ट किया था कब, 1961 में। इस बात को भी आपको याद रखना है। उस समय गोवा जो था वो आपका एक यूटी था। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गोवा, विच रिटेन इट्स कॉमन फैमिली लॉ नोन एज द गोवा सिविल कोड आफ्टर इट वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्चुगल्स रूल इन 1961। क्लियर है इतनी चीज़ें। और एक और ख़ास बात पता है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये आपके लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य को कंपलसरी इन्फोर्स करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डीपीएसपी के पार्ट है। स्टेट चाहे तो अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है, और ना चाहे तो ना ला सकता है। इसमें कोई भी उस पर लीगली बाउंडेशन नहीं देखने को मिलेंगी। अब उत्तराखंड की बात हो ही रही है, तो उत्तराखंड के 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेशन या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। मैं पूरे के पूरे 15 प्रोडक्ट तो नहीं बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बताऊंगी। तो रिसेंटली मोर देन 15 प्रोडक्ट फ्रॉम उत्तराखंड वर गिवन द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसमें क्रॉप्स भी हैं, आर्ट वर्क भी शामिल है, ठीक है, क्राफ्ट भी शामिल है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चिली है, मिर्ची, अल्मोरा, अल्मोरा लखोरी मिर्ची, ठीक है। ये जो मिर्ची है ये बेसिकली लखोरा विलेज उत्तराखंड में ग्रो होती है, और इसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपका वुड से बना हुआ आपका एक मुखौटा या मास्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वुड टेक्नोलॉजी से या वुड कार्विंग करके इस मास्क को तैयार किया जाता है उत्तराखंड में। इसको बोलते हैं चमोली वुडन रमवन मास्क, ठीक है। रमन्ना मास्क या रमन मास्क के नाम से इसे जाना जाता है, और इस मुखौटा को भी जो है वो जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस लिखाई के बारे में। इस जो एक कार्विंग दिखाई दे रही है ना आपको, ये है लिखाई। लिखाई एक एंशियंट वुड कार्विंग है जो ट्रेडिशनल कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में की जाती है, इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। पहाड़ी तुअर दाल को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है रामनगर नैनीताल लीची एंड रामगढ़ नैनीताल पीच, इनको भी जो है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में इस फ्रूट को ग्रो किया जाता है, इन्हें भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। माल्टा फ्रूट, तो माल्टा फ्रूट क्या है, आपके हिमालय के स्वीट ऑरेंजेस हैं, और इनको भी जो कि हिमालयन वैली में ग्रो किए जाते हैं, माल्टा फ्रूट जो कि स्वीट ऑरेंजेस हैं, इनको भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के लाल चावल, उत्तराखंड काला भाट। काला भाट बेसिकली क्या है, ब्लैक सोयाबीन है, इनको भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो कि 1000 से लेकर 700 मीटर की हाइट पे, एल्टीट्यूड पे इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस रेड कलर के फ्लावर जूस के बारे में, जिसका नाम क्या है, बुनाश जूस। ये भी रेड फ्लावर से इसको तैयार किया जाता है, इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है बेरीनाग टी, बेरीनाग की चाय।
गहट, गहट क्या है? एक ड्राई रीजन में, जो ड्राई रीजन में ग्रो होने वाली एक पल्स है, मतलब एक दाल की वैरायटी है जिसको बेसिकली आयुर्वेदा ट्रेडिशन में मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी तैयार किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो गाहट को भी जो है वो जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है जान गौरा। जान गौरा क्या है? मिलेट है, मिलेट है एक, इसको भी कल्टीवेट किया जाता है उत्तराखंड में, इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है चावलोई, रामदाना। ये बेसिकली क्या है? रजगिरा जो होता है ना, अपने अभी मकर संक्रांति आ रही है, रजगिरा के लड्डू वगैरह तैयार होते हैं घरों में, तो वही फास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ग्रेन है बेसिकली, जिसको रजगिरा भी कहा जाता है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया है। इस तरीके से 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जिनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया है। डन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। सबसे पहले हैं, ये हैं अमेरिका की फॉर्मर टेनिस प्लेयर, जिन्होंने हालांकि अब रिटायरमेंट ले चुका है, अभी टेनिस नहीं खेलती हैं। इनका नाम है सेरेना विलियम्स। जब ग्रैंड स्लैम चल रहा था 2018 के पास, तो उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी ज्वाइन करके रखा हुआ था। तो ये पहली एथलीट बन गई हैं जिन्होंने रिसीव किया है CFDA फैशन आइकन अवार्ड। तो फैशन आइकन अवार्ड पाने वाली ये पहली बन गई है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेरेना विलियम्स इनका नाम है, ठीक है। तो फैशन आइकन अवार्ड पाने वाली पहली एथलीट बन गई है। अब यहाँ पे जो 3 पर्सन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने इन तीनों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की बात की है। कौन कौन है ये? तो वीरेंद्र सहवाग, इनको तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इंडियन क्रिकेटर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट है, ये भी फॉर्मर इंडियन वीमेंस क्रिकेटर में आती हैं, इनका नाम है डायना युदुल्जी, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं श्रीलंका के अरविंदा दे सिल्वा। इन तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर रही है, ठीक है। अगर इन तीनों को शामिल कर लिया जाता है, हालांकि प्रपोजल दे चुका है और इंक्लूजन करने की बात की जा चुकी है, तो डेफिनेटली हॉल ऑफ फेम में इन तीनों को शामिल कर लिया जाएगा। जिसके बाद 112 आप देखेंगे, विद दीज 3 मोर एडिशन देयर विल बी नाउ 112 क्रिकेटर टू बी ऑन द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम लिस्ट। तो 112 लोग जो है वो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है और 3 लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें लीजेंडरी ओपनर वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं, फॉर्मर इंडियन वीमेन क्रिकेटर डायना इदुल्जी शामिल है, और श्रीलंका के आइकॉनिक स्टार अरविंदा डे सिल्वा शामिल हैं। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। क्या इसके पहले भी और कोई इंडियन है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया है? तो आंसर है यस। टोटल अब 8 इंडियन हो जाएंगे जिनको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है, जैसे कि सुनील गावस्कर जी हैं, ठीक है, सुनील गावस्कर का नाम याद रखना है आपको। विशन सिंह वेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनो मनकाद, डायना इदुल्जी जिनका नाम अभी हमने देखा, और वीरेंद्र सहवाग। इदुल्जी जो है वो पहली इंडियन फीमेल है जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंडक्ट किया जा रहा है आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में, क्लियर है। और इन्होंने आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में लीड किया है और इंडिया की कैप्टन भी रही हैं ये 1978, 1993 में। तो इनका नाम ये आपको याद रखना है। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है, ये पर्सन के बारे में अगर आप जानो या ना जानो, भले आपने इनका नाम ना सुना हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर हमने किया है। हम बीकानेर के भुजिया या बीकानेर के जो नमकीन प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल डेफिनेटली करते हैं। तो बस बीकानेर के जो फाउंडर थे उनका नाम था लाला केदारनाथ अग्रवाल। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 86। ये फाउंडर एंड चेयरमैन थे बीकानेर वाले का, ठीक है। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अगले जो पर्सन न्यूज़ में है उनका नाम है फ्रैंक वॉर्मॉन। कौन है ये? फ्रैंक वॉर्मॉन है, और इनका रिलेशन जो है वो अपोलो 8 मिशन से है। नासा के एस्ट्रोनॉट रहे हैं और इनकी भी डेथ हो गई है 95 एज में, ठीक है। तो फ्रैंक वॉर्मॉन यूएस एस्ट्रोनॉट हु लीड फर्स्ट लूनर मिशन। ये एक ऐसे एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने पहले लूनर मिशन को लीड किया था। अपोलो 8 को लीड करने वाले व्यक्ति थे। जो पूरा क्रू मिशन भेजा गया था वो पहला मिशन था जो ऑर्बिट में, चंद्रमा की ऑर्बिट पे गया और वापस अर्थ पे आया। और ये लोग पहले वो लोग थे जिन्होंने जो बैक साइड है मून का, उसके पिक्चर्स को क्लिक करने का काम भी किया था। 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में अमेरिका के एक और एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था जॉन ग्लैन। इनकी डेथ हो जाने के बाद, जो कि मरकरी मिशन पे काम कर रहे थे, इनकी डेथ हो जाने के बाद फ्रैंक वॉर्मॉन जो थे, तब से 2016 से अभी तक जो थे, वो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्मर एस्ट्रोनॉट रहे हैं यूएसए के, और जिनकी डेथ अभी रिसेंटली हो गई है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि
कौन थे वो ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्मर एस्ट्रोनॉट यूएसए की जिनकी डेथ हो गई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंक वॉरमॉन थे, और इनका रिलेशन अपोलो 8 मिशन से था और इन्होंने पहले लूनर मिशन को लीड करने का काम किया है, इसलिए आपको इनका नाम पता होना चाहिए। डन है। चलिए अब बात करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़ की। तो यहाँ पर बिहार में कुछ समय पहले आपको पता है ना, कास्ट सर्वे हुआ था और कास्ट सर्वे में कुछ की फाइंडिंग्स सामने आई थी। ठीक है, तो उसके आधार पर यहाँ पर बिहार रिजर्वेशन बिल को पास किया गया है। और बिहार रिजर्वेशन बिल में जो आरक्षण की सीमा होती है, जो रिजर्वेशन है, उसको फिर से बढ़ा के 75% कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो लिमिट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो बिहार रिजर्वेशन बिल रिसेंटली जो कैबिनेट है, कैबिनेट को लीड कर रहे थे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली इस बिल को प्रपोज किया गया और अप्रूवल किया गया, और स्टेट में जो रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो सीवियरली बैकवर्ड क्लासेस है, उन सब का रिजर्वेशन बढ़ाकर टोटल जो रिजर्वेशन कर दिया गया है स्टेट में, आपके गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो 75% कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो 18% आप देखेंगे प्रपोजल, अगर देखेंगे तो 18% जो कोटा है वो ओबीसी के लिए है, 25% इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, 20% जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, 2% शेड्यूल ट्राइब के लिए और 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रपोजल जो आया है वो 75% रिजर्वेशन का आया है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 60% पे कार्यक्रम था। 60% कैसे? 14% फॉर एससी, 10% फॉर एसटी, 12% फॉर ईबीएस, 8% फॉर ओबीसी और 10% जो था वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और 3% फॉर वीमेन। इस तरीके से पहले क्लासिफिकेशन था। अब जो नया प्रपोजल आया वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे पाया गया जब सेंसस कंडक्ट कराई गई, जब कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया गया 2 अक्टूबर को, जिसका डेटा सामने आया, तो पता चला कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जो परसेंटेज है वो टोटल पॉपुलेशन का 64% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इस रिजर्वेशन को एक्सपांड किया गया है। इसके अलावा स्टेट कैबिनेट ने कुछ और भी डिसीजंस लिए हैं। कैसे डिसीजंस हैं? कि 2 लाख रुपए हर एक फैमिली को, हर एक जो ऐसे पुअर फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम लेस देन 6000 पर मंथ है, उनको आने वाले 5 सालों के लिए हर साल जो है वो आप देखेंगे 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा द कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव 1 लाख वन टाइम टू द 67 लैंडलेस फैमिली टू रेज होम। तो घर को तैयार करने के लिए जो फैमिलीज़ हैं जिनके पास घर नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा अपने घर को तैयार करने के लिए, मतलब पक्का हाउस वगैरह बनाने के लिए। तो ये प्रपोजल भी कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ स्वैप। बेसिकली यहाँ पे हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वहाँ से क्या हो रहा है, एनिमल को एक्सचेंज किया जा रहा है। कहीं पे टाइगर भेजे जा रहे हैं, कहीं से बियर्स को लाया जा रहा है। तो कौन से वो ऐसे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जहाँ पे टाइगर आया है? कहाँ पर ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जहाँ पे नए बियर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ स्वैप प्रोग्राम? तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? आपको तमिलनाडु में चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। और रिसेंटली हिमालयन ब्लैक बियर इन्हें रिसीव हुए हैं फ्रॉम जम्बू जू, जम्मू एंड कश्मीर। तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो है, वहाँ वहाँ पर इसे जम्मू और कश्मीर से हिमालय काले भालू का एक जोड़ा प्राप्त हुआ है, और एक एक्स्ट्रा कोच, एक स्पेशल ट्रेन के ज़रिए इनको लाया गया है, अंडमान एक्सप्रेस बिटवीन द जम्बू तवी एंड द एमजीआर चेन्नई सेंट्रल। वहाँ से क्या लेकर आए? भालू को लेकर आए, बियर को लेकर आए। कहाँ पर? अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। और अब जब ये ट्रेन रिटर्न जाएगी, ये जो कोच रिटर्न जाएगा आज के दिन, मतलब 15 नवंबर को, तो यहाँ से जो टाइगर है वो कहाँ पे भेजे जाएंगे? जम्बू जू में ये टाइगर्स को भेजे जाएंगे। तो ये पहली बार होगा कि इस जू में जो है वो टाइगर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर को गिफ्ट किया जा रहा है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क से। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। डन इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात करेंगे हम सैमसंग गॉस के बारे में। अब ये क्या चीज़ है? तो ये सैमसंग का अपना एआई मॉडल है, एक जनरेटिव एआई मॉडल टूल है, और इसको एक मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है जिनका नाम है कार्ल फ्रिडरिच गॉश। अब इस एआई टूल के अगर फीचर्स की बात करें तो एआई टूल में आपको 3 मेजर फीचर्स देखने को मिलेंगे: सैमसंग लैंग्वेज, कोड एंड इमेज।
अब ये एआई टूल क्या करेगा, तो पहली चीज़ तो इसमें कहा गया है कि आने वाले जो भी नए स्मार्टफोन या टैबलेट होगी सैमसंग की, तो उसमें इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, मतलब इनबिल्ड ही होगा, इंटीग्रेटेड होगा ये नया जनरेटिव एआई टूल, जिसके कारण कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है वो भी इंक्रीज होगा। ये फैसला रिसेंटली क्या हुआ, सैमसंग डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई थी, हर साल होती है ये कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, साउथ कोरिया में, वहाँ पर ये फैसला लिया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, सैमसंग डेवलपर कॉन्फ्रेंस, इसकी स्टार्टिंग पहली बार 2014 में हुई थी। इसमें क्या होता है, थाउजेंड ऑफ डेवलपर्स जो होते हैं, डिज़ाइनर, कंटेंट क्रिएटर, वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से हम न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस पर डिस्कशन बेसिकली किया जाता है। ठीक है, अब ये सैमसंग गॉस जो मॉडल है, इसमें क्या होगा, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, मैंने बताया ना, एक लैंग्वेज है, इमेज है और आपके कोड हैं। तो ये लैंग्वेज क्या करेगी, तो आपको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन करके देगी। ठीक है, आपको ईमेल एडिट करने में, ईमेल राइट करने में अलग अलग लैंग्वेज में उसमें मदद करेगी, और पेपर वगैरह तैयार करने में मदद करेगी। इसके अलावा डेवलपर के लिए खास बात यह है कि कोडिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा, रिसर्च वर्क बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही शानदार सा इंटरेक्टिव इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आप कोड अपना जो भी जावा स्क्रिप्ट या जिसमें भी आप कोड लिखते हैं, तो कोड आप तैयार करने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, अब इस कहानी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ में लिखा हुआ है, यूके टू ऐड इंडिया टू सेफ स्टेट लिस्ट। यूके ने इंडिया को सेफ स्टेट लिस्ट में शामिल किया। इसका क्या मतलब है कि इंडिया सेफ है, ऐसा कुछ है क्या इसका मतलब? देखिए इसका क्या मतलब है, आप समझिए। होता क्या है, यूके में नहीं और भी सारी कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों से क्या होता है, लोग इलीगल तरीके से एंटर कर जाते हैं, मतलब एयरपोर्ट से नहीं आए हैं, फ्लाइट से नहीं आए हैं, तैर कर पहुँच गए हैं, या किसी दूसरे रास्ते से वो इलीगल तरीके से कहाँ पहुँच गए हैं, यूके में। फॉर एग्जांपल कोई इंडियन है, इलीगल तरीके से कहाँ पहुँच गया, यूके में पहुँच गया है, और यूके गवर्नमेंट को उसने एप्लीकेशन दी है कि इंडिया में मेरी जान को खतरा है, या इंडिया में मुझे खतरा है, मुझे जान का खतरा है, या मेरे फंडामेंटल जो राइट है या ह्यूमन राइट है उनको हैम्पर किया जा रहा है, तो आप मुझे प्रोटेक्शन दो। तो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट ऐसे कोई भी लोग जो अलग अलग कंट्री से आते हैं और जिनको उनकी गवर्नमेंट के द्वारा उनकी कंट्री में खतरा होता है, तो वो उनको अपने यहाँ शरण देते हैं, जिनको असाइलम कहते हैं। तो ऐसे कई सारे इंडियंस और अलग अलग देशों से लोग हैं, यूके में आते हैं, जिनको असाइलम दिया जाता है यूके गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल करके। यूके गवर्नमेंट पूरा टेक केयर उनका करती है, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती है, सारा ध्यान उस असाइलम में रखा जाता है। ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी। लेकिन ये जो असाइलम तैयार हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों को वाकई में खतरा हो, थ्रेट हो, जो यूके में पहुंचे हो, यूके की गवर्नमेंट से अपील की हो, लेकिन इसका मिसयूज़ किया जाने लगा। ऐसा बताया जाता है कि खालिस्तानी जो लोग थे वो यहाँ पर आके रहने लगे। तो यूके गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया सेफ है, इंडिया सेफ स्टेट है, और ऐसे लोग जिनको, मतलब जो खालिस्तानी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, या फिर जिनको कह सकते हैं कि खालिस्तान एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उनको असाइलम की ज़रूरत नहीं है। इंडिया सेफ स्टेट है, तो आपको वापस अपने राज्य जाना चाहिए, आपको वापस से अपने कंट्री को जाना चाहिए। अभी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यूके के पार्लियामेंट में, काफ़ी डिबेट होगा, कई सारी रिपोर्ट्स को चेक किया जाएगा, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। तो न्यूज़ इतनी है, द यूके हैज़ पुट plan to include India in an expanded list of the safe state, which will have significant implication for individual arriving in the UK illegally from these country। इसका मकसद यही होगा कि आसानी से इन्हें इंडिया वापस रिटर्न किया जा सके। ठीक है, जो असाइलम के लिए आते हैं, कहाँ पर, यूके में आते हैं। इंडिया और जॉर्जिया दो कंट्री यहाँ पे फीचर की गई हैं ड्राफ्ट में, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया है, हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया, जिस पर डिबेट होगा, और फिर उसके बाद हो सकता है कि इंडिया और जॉर्जिया को इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अल्बानिया, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के कई सारे कंट्री जो हैं वो सेफ स्टेट लिस्ट में शामिल हैं यूके के। डन। चलिए अंतिम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है बैंकॉक में, जहां पर इंडिया की जो टीम है उससे 7 मेडल्स जीते हैं। इन 7 मेडल में 3 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 3 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, तो 7 मेडल जीते हैं। कौन कौन से? 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रोंज मेडल है। और दीपिका जी का नाम तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था। डन है इतनी चीज़ें। चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ बात करते हैं। 33rd नंबर की वर्ल्ड एनिमल हेल्थ की कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट है, मूडीज़ ने अभी इंडिया की जीडीपी को वापस से फॉरकास्ट किया है और कहा है कि 2023 में 2023 में इंडिया की जीडीपी 6.7% रहेगी, 2024 में 6.1% होगी और 6.3% 2025 में हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आईसीसी है मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो श्रीलंका क्रिकेट मतलब एसएलसी जो है उसमें बढ़ता जा रहा है, इसलिए एसएलसी की जो मेंबरशिप है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सस्पेंड कर दी है। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में होस्ट करने जा रहा है श्रीलंका। ठीक है, चलिए अब कुछ हम एमसीयू के ऊपर चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैमसंग जनरेटिव एआई मॉडल? तो आंसर हो जाएगा सैमसंग गॉश इसका नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड का पहला सीईओ ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था, मतलब लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था मिका के बारे में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच टू कंट्री फीचर इन द यूके ड्राफ्ट लेजिस्लेशन फॉर द सेफ स्टेट लिस्ट? तो आंसर हो जाएगा इंडिया और जॉर्जिया को यहाँ पे फीचर किया जा रहा है, ड्राफ्ट में रखा गया है। ठीक है, कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। रिसेंटली क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है और सबसे ज़्यादा जो एंट्री आई है वो इंडिया से आई है, अप्रॉक्सीमेट 148 एंट्रीज जो हैं वो इंडिया से हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। 11th ऑफ नवंबर को हमने नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारी कंट्री के पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद जी का बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेशनल एजुकेशन डे की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा वो पहला स्टेट बनने जा रहा है जो इम्प्लीमेंट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? सो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। This is the question of the day. For which category is फाल्गुनी शाह nominated at ग्रेमी अवार्ड? तो ग्रेमी अवार्ड के लिए किस कैटेगरी में फाल्गुनी शाह को नॉमिनेट किया गया है? डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में, बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।